SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिमेनिंग आई प्रॉब्लम्स, आई कंडीशन, आई डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से विजन इफ़ेक्ट होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एल्बिनिज़म, कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्यूलर डिजनरेशन, निस्टैग्मस एंड स्ट्रैबिस्मस। इन तीन आई कंडीशन, आई डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी कॉज क्या हैं, इनके साइंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट को इन शॉर्ट और बाकी डिटेल में हम डिसऑर्डर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैक्यूलर डिजनरेशन? मैक्यूलर डिजनरेशन, MD स्टैंड्स फॉर मैक्यूलर डिजनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं मैक्यूलर डिजनरेशन की। तो आइए, मैक्यूलर डिजनरेशन इज़ आर डैमेज और डीजनरेशन ऑफ मैक्यूला। मैक्यूलर डिजनरेशन मैक्यूला के डैमेज होने से और डीजनरेट होने से, डीजनरेट मीन मैक्यूला जो है वो डीजनरेट हो जाता है। मैक्यूलर डिजनरेशन होता है जब कि मैक्यूला डैमेज हो जाए, मैक्यूला इफ़ेक्ट हो जाए, तो मैक्यूलर डिजनरेशन का डिसऑर्डर में पेशेंट मुब्तला हो जाता है। प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि इंडिविजुअल मैक्यूलर डिजनरेशन के साथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक, ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक जो भी डिसऑर्डर जेनेटिक होगा, इट्स मीन बेबी अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है, ठीक है। यूज़ ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड स्मोकिंग की वजह से भी मैक्यूलर डिजनरेशन का डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट को। अल्कोहल की वजह से हो सकता है, मेडिकल के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन मीन्स के प्रोग्रेसिवली विजन इफ़ेक्ट होती है, वक्त के साथ साथ मैक्यूला डिजनरेट होता रहता है। कॉज्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल पार्ट ऑफ मैक्यूला, इस डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, मैक्यूला, रेटिना का सेंट्रल पार्ट जो मैक्यूला है वो डैमेज हो जाता है। मीन्स के रेटिना का सेंट्रल पार्ट मैक्यूला डैमेज हो जाता है, और जब मैक्यूला डैमेज हो जाए तो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है। सेंट्रल विजन इज़ इफेक्टेड, पेरिफेरल विजन इज़ नॉर्मल। पेशेंट की सेंट्रल विजन इफ़ेक्ट होती है, पेरिफेरल विजन नॉर्मल रहती है। सेंट्रल विजन मीन्स होता है कि सेंटर से जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, सच एज ड्राइविंग और रीडिंग, राइटिंग। तो इस तरह की विजन इफ़ेक्ट होती है, सेंटर से चीज़ें नहीं नज़र आती। पेरिफेरल विजन, साइड विजन, लेफ़्ट राइट, अप डाउन, ये विजन नॉर्मल होती है। चूँकि मैक्यूला हमारी सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब मैक्यूला डैमेज हो जाएगा तो इट्स मीन के पेशेंट की सेंट्रल विजन लॉस होगी। पुअर कलर विजन, ब्लड, डिस्टॉर्टेड विजन, ठीक है। ब्लड विजन हो जाती है, ब्लरी पेशेंट को ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड विजन होती है। इसके अलावा पुअर कलर विजन होती है। कलर विजन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, कलर को आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। कॉमनली नोन एज एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, मैक्यूलर डिजनरेशन AMD। आमतौर पर एज रिलेटेड पीपल्स जो होते हैं उन्हें ये डिसऑर्डर हो सकता है। AMD स्टैंड फ्रॉम एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। ये मैक्यूलर डिजनरेशन नहीं होगा, ये मैक्यूलर डिजनरेशन होगा, MACULAR, मैक्यूलर। लीडिंग कॉज ऑफ विजन लॉस इन ओल्डर पीपल, वक्त के साथ साथ विजन लॉस होती रहती है इन ओल्डर पीपल में, ठीक है। अब इसकी टू टाइप्स हैं मैक्यूलर डिजनरेशन की। ड्राई फॉर्म MD मतलब ड्राई फॉर्म मैक्यूलर डिजनरेशन, ठीक है। तो ये ड्राई होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ येलोइश डिपॉजिट्स कॉल्ड ड्रूसन इन मैक्यूला
मैक्यूला में जो डिपॉजिट हो जाता है येलो कलर का लिपिड कहते हैं उसको, वो जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे जमा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई फॉर्म एमडी होती है। इट इज़ अ माइल्ड फॉर्म एमडी। मैक्यूलर डिजनरेशन की ये जो टाइप है ड्राई एमडी, ये क्या है, ये माइल्ड लेवल की होती है। इट इंक्लूड्स 85 to 90% केसेस ऑफ एमडी। मैक्यूलर डिजनरेशन की ये जो टाइप है ड्राई एमडी, इसमें क्या होता है, इसमें 85 to 95 या 90% केसेस इंक्लूड हैं, यानी 85 to 95% इंडिविजुअल इसमें मुब्तला हो सकते हैं। वेट फॉर्म एमडी, इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स लीक एंड फ्लूइड इनटू रेटिना। रेटिना के ऊपर ब्लड वेसल्स लीक कर रही होती हैं, ठीक है, वो फ्लूइड भी लीक कर रही होती हैं, ब्लड भी लीक कर रही होती हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से विजन डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विजन इफेक्ट होती है। इट इज़ स्वेयर फॉर्म ऑफ एमडी। ये एमडी की वेट एमडी क्या है, स्वेयर फॉर्म है। इट इंक्लूड 10% या फिर 10 to 15% केसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ओवरऑल जो पेशेंट हैं ये इसमें मुब्तला हो सकते हैं, 10 to 15% के लगभग मुब्तला हो सकते हैं। देन हमारे पास है नेस्टेगमस को डिस्कस करने से पहले हम एबनॉर्मल ब्लड वेसल, जो अननेसेसरी ब्लड वेसल्स हैं ये ग्रो करती हैं रेटिना के ऊपर और ये ब्लीड करती हैं मैक्यूला के ऊपर, रेटिना के ऊपर ब्लीड कर रही होती हैं, तो इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटी वेजेफ इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है। एंटी वेजेफ इंजेक्शन पेशेंट को लगा देने से इनकी ग्रो रुक जाती है, कम हो जाती है। देन हमारे पास है नेस्टेगमस। नेस्टेगमस क्या है, नेस्टेगमस इट इज़ आल्सो कॉल्ड डांसिंग आइज़। इसको डांसिंग आइज़ भी कहा जाता है नेस्टेगमस को। नेस्टेगमस में क्या होता है, पेशेंट की आइज़ मूव कर रही होती हैं अप डाउन लेफ़्ट राइट, और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आई फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आइए इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, इसके ट्रीटमेंट, इसकी कॉज, इसके साइंस एंड सिम्टम्स को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नेस्टेगमस इज़ द रेपिटेटिव, रैपिड मीन तेज़ तेज़, रेपिटेटिव मीन बार बार। इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। पेशेंट अनअवेयर, इनवॉलेंट्री मीन अनअवेयर होता है, ठीक है, पेशेंट को पता ही नहीं होता, उसकी मर्जी के बगैर मूवमेंट हो रही होती है। ऑफ द आइज़ की मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। ब्रेन डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द आई, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता आई की मूवमेंट को। इट अकर विदाउट द पर्सन कंट्रोल इनवॉलेंट्री। The condition arises because the brain fails to fully control eye movements. बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन बिल्कुल फेल हो जाता है आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करने से, ठीक है। ब्रेन और आई मूवमेंट ब्रेन और आई मूवमेंट के दरमियान में इनके सेंटर में कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर सिस्टम आई मूवमेंट, आइज़ और ब्रेन के दरमियान में आई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के लिए, ये आई की मूवमेंट और ब्रेन की आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है। वेस्टिब्यूलर सिस्टम इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से ब्रेन डिसफंक्शनिंग करता है, ब्रेन में डिसफंक्शनिंग होती है, ब्रेन आई मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ठीक है। आई मूवमेंट ब्रेन तक जा ही नहीं रही होती हैं ड्यू टू डिसफंक्शनिंग इन द वेस्टिब्यूलर सिस्टम। ये बात क्लियर हो चुकी। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये बैलेंस के लिए, आई कोऑर्डिनेशन के लिए वेस्टिब्यूलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ऐसा है कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं इनका कोऑर्डिनेशन किसके साथ होता है, हमारे ब्रेन के साथ होता है, और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए वेस्टिब्यूलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जब वेस्टिब्यूलर सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इट्स मीन कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ब्रेन डिसफंक्शनिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारा ये फिंगर मूव कर रही है, इसकी भी जो है वो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, तो फिंगर की मूवमेंट हो रही है। ब्रेन इजाज़त दे रहा है तो फिंगर मूव कर रही है, ठीक है। आई की मूवमेंट में भी अगर ब्रेन इजाज़त दे रहा है तो आई मूव कर रही हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के बैलेंस को इक्वल रखने के लिए भी वेस्टिब्यूलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर आई में भी वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है, इनर आई नहीं, इनर
ईयर, इनर ईयर, हमारे कान, अंदरूनी कान जो है, इसमें भी वेस्टिबुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, इसके सिस्टम में इसके साइंस और सिम्टम्स में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रैपिड रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री जिगलिंग, जिगलिंग मीन झपकना, रैपिड रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री आपको पहले समझा चुकी हूँ। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ आइज़, आइज़ की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, रैपिड होती है, रेपिटेटिव होती है, तेज़ तेज़ मूव कर रही होती हैं आइज़, बार बार झपक रही होती हैं। ठीक, यूजुअली साइड टू साइड मूवमेंट, यूजुअली पेशेंट की साइड टू साइड मूवमेंट हो रही होती है। जो पेशेंट नेस्टैग्मस के साथ है, जो इंडिविजुअल नेस्टैग्मस के साथ है, उसकी आइज़ मूवमेंट यूजुअली क्या होती है, साइड टू साइड मूवमेंट कर रही होती है। इनएबिलिटी टू फिक्सेट ऑन ऑब्जेक्ट एंड रीडिंग, ठीक है, इन पेशेंट में एबिलिटी नहीं होती, इनएबिलिटी होती है पेशेंट को, इंडिविजुअल को इनएबिलिटी होती है रीडिंग करते हुए और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए। आई फोकसिंग प्रॉब्लम होता है ना, आई मूव कर रही हैं बार बार, तो आई फोकस एक जगह एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो आई फोकसिंग प्रॉब्लम भी होता है। यूजुअली नॉट अवेयर ऑफ देयर आई, ठीक है, पेशेंट अपनी आई की मूवमेंट आई मूवमेंट, पेशेंट अपनी आई की मूवमेंट से अवेयर ही नहीं होता, वो अनअवेयर होता है, उसे पता ही नहीं होता कि उसकी आइज़ मूव कर रही हैं। लेकिन जो उसको देखने वाले लोग होते हैं वो सब देख रहे होते हैं कि पेशेंट की आई कितनी क्विकली मूव कर रही हैं। देन हमारे पास है नेस्टैग्मस में आई की मूवमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ आई मूवमेंट, ठीक है, आई की मूवमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है ऊपर से नीचे, वो आईब्रो वाली साइड पे और ज़मीन वाली साइड पे इस तरह से आई मूव कर रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं, क्विकली मूव कर रही होती हैं, रेपिटेटिव मूव कर रही होती हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, साइड टू साइड मूवमेंट हो रही होती है इंडिविजुअल की जो नेस्टैग्मस के साथ है। टॉर्शनल मूवमेंट, टॉर्शनल मूवमेंट में क्या होता है, पेशेंट की आई मूवमेंट सर्कुलर मूव कर रही होती हैं, राउंड शेप में मूव कर रही होती हैं। 4 टाइप है इसकी, मिक्स्ड मूवमेंट, मिक्स मूवमेंट में क्या होता है, पेशेंट की आई बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं। तो ये 4 टाइप्स थी आई मूवमेंट की, आई की मूवमेंट इस तरह से डिसफंक्शन हो रही होती है। दीज मूवमेंट आर कंटिन्यूस एंड नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है ये मूवमेंट, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं 4 टाइप्स की जो मूवमेंट हैं, ये पेशेंट के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होती, जो कि नेस्टैग्मस के साथ है। दीज मूवमेंट्स आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, रुकती नहीं है। अगर पेशेंट सो जाता है, नींद में होता है, तो तब भी उसकी आई मूवमेंट इसी तरीके से कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, पेशेंट अनअवेयर नहीं होता। लेकिन अगर आई बंद करके वो इंडिविजुअल जो कि नेस्टैग्मस के साथ है वो सो रहा हो, तो देखने वाला कोई भी पर्सन इजीली उसकी मूवमेंट को जज कर सकता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टैग्मस। पहले हमने आई की मूवमेंट को देखा था, आई की मूवमेंट की टाइप्स को देखा था नेस्टैग्मस में के डिसऑर्डर में ही। अब नेस्टैग्मस के डिसऑर्डर में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेस्टैग्मस। अब नेस्टैग्मस की टाइप्स को देखते हैं हम। कॉन्जेनिटल नेस्टैग्मस, ये कॉन्जेनिटल होती है, पेरेंट्स से बेबी रिसीव करता है। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होती है, ठीक है, जब बेबी डिलीवर होता है तब वो नेस्टैग्मस के साथ ही डिलीवर होता है। ऑफन इनहेरिटेड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, अक्सर इसे ये इनहेरिटेड होती है और ये पेरेंट्स से रिसीव करता है, जो कि इंडिविजुअल नेस्टैग्मस के साथ होता है। यूजुअली डिटेक्टेड बिटवीन 6 वीक्स, ये जो इंडिविजुअल नेस्टैग्मस के साथ है उसकी इस डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया जा सकता है 6 वीक में, जब बेबी 6 वीक में हो जाता है, ठीक है, 6 महीने हो जाते हैं बेबी को डिलीवर हुए, तो इस ड्यूरेशन में उससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि पेशेंट जो इंडिविजुअल है वो किसके साथ है, नेस्टैग्मस के साथ है। एंड 3 मंथ्स, ठीक है, और 3 महीने, 6 वीक्स में भी डिटेक्ट हो सकता है और 3 महीने तक डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑफ एज, मोर कॉमन इन बेबीज़, ये बेबीज़ में बहुत कॉमन होता है देन इन अडल्ट्स की निस्बत। Acquired nystagmus appears later, usually between 6 months, ये appear होता है 6 month में, and 3 years और 3 साल की of age, 3 साल की एज में ये appear हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है पेशेंट को। डॉक्टर्स जब डायग्नोज करते हैं तो इस एज में डायग्नोज किया जा सकता है नेस्टैग्मस को। कॉजेज़ कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से नेस्टैग्मस हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, अगर इंडिविजुअल ब्रेन ट्यूमर के साथ है तो उसकी आई मूवमेंट जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगी, ठीक है, आई मूवमेंट डिसफंक्शन हो जाएगी, ब्रेन डिसफंक्शन हो जाएगा, वो आई की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि ट्यूमर हो चुका है ब्रेन में। हेड ट्रॉमा है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं,
ऑफ मेडिसिन। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट किस वजह से, इसके साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन की वजह से भी हो जाते हैं। कौन कौन से मेडिसिन? अल्कोहल की वजह से और ड्रग यूज़ ऑफन माइल्ड लेवल, ऑफन अगर माइल्ड लेवल में है तो में इम्प्रूव विद इन टाइम। ठीक है, इसे इन टाइम इम्प्रूव किया जा सकता है अगर माइल्ड लेवल पे है नेस्टैग्मस तो। विदाउट ट्रीटमेंट ही इसे जो है वो इन टाइम ट्रीट किया जा सकता है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? शेकी और अनस्टेबल विजन। शेकी विजन क्या होती है? आई एडजस्ट नहीं कर रही होती, आई फोकसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इजीली, क्योंकि इसमें लेंस भी प्रॉब्लम कर रहा होता है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी। ज़ाहिर है आई मूव हो रही है बार बार तो लेंस एक जगह भी फोकस नहीं कर सकेगा, तो ये शेकिंग होगा। शेकी विजन कह सकते हैं इसको, अनस्टेबल विजन कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट अपेयर टू स्विंग, ऑब्जेक्ट जो हैं वो हिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आई मूवमेंट हो रही है उसी तरीके से पेशेंट को लग रहा होगा कि मे बी ऑब्जेक्ट हिल रहे हैं, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहे होते, लेकिन उसकी आई मूवमेंट की वजह से ऑब्जेक्ट उसे हिलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ब्लड विजन होती है, धुंधली सी विजन होती है। सेंसिटिविटी टू लाइट सेंसिटिविटी होती है, मतलब लाइट जो है वो पेशेंट की आइज़ में चुभ रही होती है। सनलाइट में मोस्टली इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रात में अगर एक रूम के अंदर एक से ज़्यादा बल्ब ऑन कर दिए गए हैं या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसमें आई बॉल बहुत क्विकली फास्टली मूव करता है। ऑफन एसोसिएटेड विद फॉर साइटेडनेस, हाइपरोपिया। ठीक है, इसमें मोस्टली एसोसिएट हो सकता है मायोपिया, हाइपरोपिया। रिफ्रैक्टिव एरर से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आई मूवमेंट में अगर प्रॉब्लम है, नेस्टैग्मस के साथ इंडिविजुअल है तो उसे फार साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस हो सकती है। नियर साइटेडनेस क्या होता है? नियर साइटेडनेस होता है कि इंडिविजुअल को करीब से इजीली चीज़ें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स मीन मायोपिया है। फार साइटेडनेस क्या होता है? मीन्स के पेशेंट को फार जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हैं वो इजीली नज़र आ रहे हैं और उनको क्लियरली देख पा रहा है, तो वो हाइपरोपिया के साथ है। इट्स मीन के उसकी, इसको कहते हैं करीब नज़री और बाइद नज़री। करीब नज़री क्या होता है? मायोपिया, और बाइद नज़री क्या होता है? हाइपरोपिया। हाइपरोपिया क्या होता है? दूर से चीज़ों को देख पा रहा है, और मायोपिया क्या होता है? नज़दीक से चीज़ों को देख पा रहा है। इसके ट्रीटमेंट में हम देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या है? डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी। ठीक है, पेशेंट डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी विजन किस हद तक लॉस है। ठीक है, किस हद तक उसको नेस्टैग्मस ने उसकी विजन को इफ़ेक्ट कर दिया हुआ है, इस चीज़ पर पेशेंट डिपेंड कर रहा होता है। सीवियरिटी ऑफ विजन पर, अपने डिसऑर्डर पर, डिसऑर्डर किस सीवियरिटी के साथ है। ठीक है, इस चीज़ पे ही डिपेंड कर रहा होता है इसका ट्रीटमेंट। अगर नेस्टैग्मस के साथ जो इंडिविजुअल है उसको रिफ्रैक्टिव एरर्स भी डायग्नोज हो चुका है तो फिर ग्लासेस, आई कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है। इन सिलेक्टेड केसेस में लेज़र सर्जरी भी की जा सकती है। अच्छा, ऐसा है कि नेस्टैग्मस में भी जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं, जो हमने 6 मसल्स पढ़े थे, लेटरल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपेरियर रेक्टस, सुपेरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, इन मसल्स को हमने डिस्कस किया था। इन मसल्स की इम्बैलेंस होने की वजह से स्ट्रैबिस्मस और नेस्टैग्मस होते हैं। ब्रेन सिग्नल और आई मसल्स के दरमियान पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा, इसके कुछ मज़ीद सिम्टम्स को हम देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है? मिसअलाइनमेंट ऑफ द आइज़। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अलाइनमेंट ठीक नहीं होती पेशेंट की जो उसके स्ट्रैबिस्मस के साथ है। वन आई कैन नॉट अटेन बाइनोकुलर विजन अनदर आई। एक आँख दूसरी आँख के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन नहीं करती है तो वो बाइनोकुलर विजन नहीं बनाती। ठीक है, कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ आई मसल्स प्रॉब्लम। आई मसल प्रॉब्लम होता है किसकी वजह से? आई मसल के इम्बैलेंस होने की वजह से। कॉमन इन चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत ज़्यादा आम होता है। विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, इसके साथ साथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा सेरेब्रल पॉल्सी, डाउन सिंड्रोम, इस तरह के डिसऑर्डर के साथ पेशेंट मुब्तला हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज एम्ब्लायोपिया इन चिल्ड्रन यंगर देन 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल के जो बच्चे हैं वो एम्ब्लायोपिया के साथ, जो स्ट्रैबिस्मस के साथ इंडिविजुअल है वो 8 साल की उम्र में एम्ब्लायोपिया में भी मुब्तला हो सकता है। यानी एम्ब्लायोपिया में क्या होता है? लेजी आई, एक आंख वीक हो जाती है, ब्रेन सिग्नल नहीं, मतलब आई की मूवमेंट उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ब्रेन की तरफ सिग्नल नहीं जा रहे होते। ठीक है, क्लोजिंग वन आई टू इनेबल बेटर विजन।
ठीक है। एक आंख को वो बंद करके देखता है और दूसरी आंख से वो इजीली देख पाता है। तो इसमें क्या होता है, इनेबल विजन, ठीक है। जिस आंख से पेशेंट को ठीक से नज़र नहीं आ रहा वो उस आंख को बंद करके, और जिस आंख से उसको ठीक नज़र आ रहा होता है वो उससे बेहतर देखने की कोशिश करता है। क्रॉस्ड आइज, स्क्विंटिंग, ठीक है। क्रॉस्ड आइज होती हैं, इसमें आइज क्रॉस कर रही होती हैं, ठीक है। स्क्विंटिंग तिरछापन होता है, टेढ़ापन, जिसमें हमारे जो इलिटरेट पीपल्स हैं वो बहंगापन की टर्म को यूज़ करते हैं। वैसे बेसिकली इस टर्म को यूज़ करना नहीं चाहिए, निहायत ही ये एक बैड वर्ड है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हम स्क्विंटिंग या तिरछापन के नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्विंट आइज, ठीक है। अगर कोई साइंस और सिम्टम्स पूछे तो स्क्विंट आइज स्ट्रैबिस्मस में ज़रूर इंक्लूड किया जाए। डिप्लोपिया, डबल विजन, इसमें भी पेशेंट को डबल विजन होती है। पेशेंट को दो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, एक टेबल है उस पर ग्लास पड़ा हुआ है, तो वो टेबल और ग्लास पेशेंट को दो नज़र आ रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल किसके साथ है, स्ट्रैबिस्मस के साथ। ट्रीटेबल विद एक्लूजन थेरेपी एंड सर्जरी के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है, एक्लूजन थेरेपी के साथ ट्रीट किया जा सकता है स्ट्रैबिस्मस को। देन हमारे पास है सर्जरी शॉर्टन द मसल्स एंड ब्रिंग द आइज बैक टू इट्स रियल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टन सर्जरी करके, ठीक है, आई मसल की सर्जरी करके आई के मसल्स को, आई को उसकी बैक रियल पोजीशन में लाया जा सकता है ताकि उसकी मूवमेंट को बेहतर किया जा सके। इट कॉजेज ऑकुलोमीटर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें ऑकुलोमीटर प्रॉब्लम हो रहा था, आई की मूवमेंट, ऑकुलो का मतलब ही घूमना होता है, ठीक है। तो आई की मूवमेंट में ही प्रॉब्लम हो रहा था, उसकी मिसअलाइनमेंट हो रही होती है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ऑकुलर का मतलब ही ये है कि आई की डायरेक्शन ठीक नहीं है, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन ठीक नहीं है। इनएबिलिटी टू फिक्सेट, ठीक है, फोकस में इनएबिलिटी होती है पेशेंट को, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस, नंबर 1 पे है इसोट्रोपिया। इसोट्रोपिया क्या होता है, क्रॉस्ड आइज होती है इसोट्रोपिया। इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। इसोट्रोपिया में क्या होता है, पेशेंट की इनवर्ड मूवमेंट होती है, क्रॉस्ड आइज इसको कहते हैं। इसके लिए ये टर्म यूज़ की जा सकती है, बल्कि होती है। एक्सोट्रोपिया, सेकंड टाइप इसकी क्या है, एक्सोट्रोपिया, EXO ट्रोपिया, ठीक है। इसके मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके स्पेलिंग को बताया आपको ताकि इजीली समझ आ जाए। बेसिकली इनको साथ साथ ही लिखा जाता है। इसी तरह ESO TROPIA इसोट्रोपिया, ठीक है। तो एक्सोट्रोपिया में क्या होता है, वॉल आइड, ठीक है। वॉल आइड में आइज मूवमेंट किधर को करती है, आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड बाहर वाली साइड पे। टेम्पोरल साइड हमारी कौन सी होती है, ईयर वाली साइड। देन हमारे पास है थर्ड टाइप में इसकी क्या है, हाइपोट्रोपिया नहीं, हाइपोट्रोपिया, ठीक है। हाइपोट्रोपिया में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, आई नीचे की तरफ को आई की मूवमेंट नीचे की तरफ को होती है। 4 टाइप है इसकी हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, पेशेंट की आई मूवमेंट किस तरफ को होती है, ऊपर की तरफ को, अपवर्ड मूवमेंट होती है इसमें। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, ग्लासेस और करेक्टिव लेंसेज, ठीक है, फॉर रिफ्रैक्टिव एरर। अगर पेशेंट रिफ्रैक्टिव एरर के साथ है तो आई ग्लासेस के साथ उसको एडजस्ट किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसकी विजन को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आई ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं इन माइल्ड केसेस में आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं पेशेंट को। लेज़र सर्जरी की जा सकती है इफ़ नेसेसरी, ठीक है। लेज़र सर्जरी ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट एम्ब्लायोपिया, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन में क्या होता है, एम्ब्लायोपिया से बचाने के लिए इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अर्ली इसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट किया जाए। एंड परमानेंट विजन लॉस एम्ब्लायोपिया से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए पेशेंट को जल्दी ट्रीट करना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे 3 आई डिसऑर्डर्स, आई कंडीशन, आई प्रॉब्लम्स, जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। तो इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट विशेस। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम रिसर्च के अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैं या वैल्यूज़ हैं जो कि एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, वेरी करती हैं। सो इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इनमें 2 कॉमन टाइप्स हैं जो यूज़ होती हैं मोस्टली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इनको हमने पहले भी अपनी रिसर्च के अंदर, जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये दोनों टाइप्स पढ़ी थी।
तो इसके अलावा चंद एक मज़ीद टाइप्स हैं इसकी: कंट्रोल वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग या फिर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। तो ये कुछ टाइप्स हैं, अब इनको फर्दर देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे नाम से जाहिर है कि ये दूसरों से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये अदर फिनोमिनास को अफेक्ट करता है। जो अफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने जिस तरह के एक एग्जांपल में देखा था, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अब जो पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन है, पेरेंट्स की एजुकेशन है, उसका क्या रोल है, उसका इम्पैक्ट क्या है बच्चों की लर्निंग पे, बच्चों की प्रोग्रेस पे, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पे, उनका एकेडमिक स्कोर है, उसको वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो बच्चों की जो लर्निंग है, बच्चों की अचीवमेंट है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो असरअंदाज हो रही है अपने बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट पे। सो ये तो हो गए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट अफेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल वेरिएबल। क्वेश्चन आता होता है कि वो कौन सी रिसर्च है या कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है जिसके अंदर कंट्रोल वेरिएबल होता है। तो हमने अपनी टाइप्स ऑफ रिसर्च को जब डिस्कस किया था, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने पढ़ा था कि जो अपना वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो मैनिपुलेशन है वही कंट्रोल है, यानी हम उसमें चेंज लाते हैं, अपनी मर्जी का चेंज रिसर्चर ला सकता है अपने इंडिविजुअल्स में या अपने सब्जेक्ट्स में, अपने सैंपल में, जो भी उनका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसको वो चेंज कर सकता है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास? कंट्रोल वेरिएबल। और ये किस टाइप ऑफ रिसर्च में यूज होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवीनिंग वेरिएबल। इसको भी हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हीं की लर्निंग को अफेक्ट कर रही हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम इम्पैक्ट्स देयर लर्निंग, यानी अब जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और लर्निंग क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल अब कहाँ से आएगा? वो क्या है कि जो बच्चों को मैनिपुलेट किया जाएगा, जो बच्चों को इंटरवीन किया जाएगा, इंटरवेंशन दी जाएगी, कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। यानी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए, उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो थेरेपिस्ट है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो थेरेपी करेगा, म्यूजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। तो जो भी उनको ट्रीटमेंट या प्लान जो दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इंटरवेंशन दी जा रही है, वो क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। दोनों ही अपने नाम से जाहिर है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, जैसे हाइट है, लेंथ है, वेट है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, इनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। ये नंबर्स बेस्ड हैं, डिजिट्स की फॉर्म में है और कैलकुलेशन बेस्ड है। जबकि जो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो क्या है? इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, यानी वो क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं हो सकते। सपोज कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कशन, ट्रुथ, लव, काइंडनेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेटर वेरिएबल। ओके, और लास्ट हमारे पास कंफाउंडिंग और एक्सट्रानियस वेरिएबल रह गया, यानी कंफाउंडिंग एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो जो हमारे पास मॉडरेटर वेरिएबल है वो ऐसा वेरिएबल है जो कि दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है या उसमें एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, अगर रिसर्चर की स्टडीज को, उनकी रिसर्च को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे वो वेरिएबल, तो वो कहलाएगा मॉडरेटर वेरिएबल। यानी अगर उनकी रिलेशनशिप को, सपोज दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को हमने
सर्च करना है, उसकी फाइंडिंग्स निकालनी है, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो मॉडरेटर वेरिएबल है, अगर वो उस रिसर्चर की जो भी स्टडीज़ हैं उनको उसमें रुकावट नहीं पैदा कर रहा, उसमें हाइल नहीं हो रहा, और उसको पॉजिटिवली यानी जो उनके रिजल्ट्स जो उन्होंने निकालना है वो इजीली अगर उनको गेट कर पाते हैं, तो क्या है, वो मॉडरेटर वेरिएबल का रोल प्ले करेगा। जबकि दूसरी सूरत में, यानी जब उनकी रिसर्च स्टडीज़ के अंदर वो कोई रुकावट पैदा करे और मतलूबा नताइज ना हासिल होने की सूरत में, वो क्या कहलाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है, या फिर एक्सट्रॉनियस वेरिएबल। और एक्सट्रॉनियस वेरिएबल से मुराद है कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते रिसर्चर। सपोज नेचुरल डिजास्टर्स, ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है जिनको हम जिनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें, उनको कोई इंटरवेंशन दे सकें। तो ये वो वेरिएबल्स हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट की मेजर 2 टाइप्स हैं और उनकी भी फर्दर 2 टाइप्स मजीद हैं, यानी सब टाइप्स। ओके, नंबर 1 इज कैटेगोरिकल लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ओके, सो नंबर 2 पे है कंटिन्यूअस वेरिएबल या फिर कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, इंटरवल एंड रेशो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगोरिकल लेवल ऑफ मेजरमेंट को। इसमें नंबर 1 पे है नॉमिनल। अब ये नाम से ही जाहिर है कैटेगोरिकल कि इसमें कैटेगरीज होंगी। इसमें जस्ट कैटेगरीज की बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। सपोज हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मजीद कोई भी डिसेबिलिटीज हैं, तो उनकी टाइप्स को हम अपनी मर्जी से लोकेट कर सकते हैं। किसी का पहले नाम लिख दिया, किसी का बाद में लिख दिया। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, जस्ट कैटेगरीज हैं। अगर हम इसी को जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब में भी हमें कुछ कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। अब हमारी मर्जी है कि पहले हम जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को मेंशन कर दें, फिर सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को मेंशन करें। तो ये हमारे पास इनकी कैटेगरीज हैं। अच्छा, कॉमनली एक जो वेरिएबल यूज होता है वो है जेंडर। जेंडर में रिसर्च के अंदर तो आमतौर पे सबसे पहले मेल को रखा जाता है और बाद में फीमेल को, लेकिन अभी क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो अपनी मर्जी से हम पहले फीमेल या मेल जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो हमें इससे क्या पता चला कि जस्ट इसके अंदर कैटेगरीज पे फोकस किया गया है, इसमें सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल। अब ये नाम से जाहिर है, ऑर्डर से निकला है ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डर यानी इसमें सीक्वेंस होगा। अब ये हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे। जैसे हमने डिसेबिलिटीज की बात की थी, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें या लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट की बात करें तो उसके फर्दर कुछ स्टेप्स होंगे, यानी उनकी विजन के हिसाब से, उनकी लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट के हिसाब से हम उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले माइल्ड लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, फिर मॉडरेट लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, फिर सीवियर लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट और फिर प्रोफाउंड। यानी वो एक उनकी डिसेबिलिटी की नेचर पर डिपेंड करेगा, लेवल्स पे डिपेंड करेगा कि किस लेवल की इम्पेयरमेंट है। अब हम ये नहीं कर सकते कि माइल्ड को पहले लिख दिया, ओके, देन सीवियर, प्रोफाउंड एंड लास्ट पे मॉडरेट। नहीं, इसको हमने स्टेप वाइज लेके चलना है, सीक्वेंस के साथ लेके चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, उसमें भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स। अब चाहे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें या असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये क्या है कि ये क्लासिफिकेशन एज इट इज़ रहेगी। चाहे हम पहले मास्टर्स को ले लें, फिर बैचलर्स को, फिर इंटरमीडिएट को, फिर मैट्रिकुलेशन को, तो हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस मौजूद है और कैटेगरीज हैं हमारे पास। यानी अब हर जो भी डिग्री प्रोग्राम है वो 2 ईयर्स का है, तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक गैप भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यस कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो हमने जो अभी पढ़ा है कैटेगोरिकल लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसको हम क्वालिटेटिव लेवल ऑफ यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी बोलते हैं और क्वांटिटेटिव
वेरिएबल्स कौन से होंगे? कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाएंगे, जबकि कैटेगोरिकल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो अब हम कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इंटरवल, नंबर 2 रेशो। अच्छा, पहले हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या था कि पहले कैटेगरीज थी, सिर्फ कैटेगरीज थी। जब हम ऑर्डिनल को डिस्कस कर रहे थे, जो उसका सेकंड टाइप है, उसमें फिर हमने देखा कि ऑर्डर भी हमें देखने को मिला, सीक्वेंस भी है। अब कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट में नंबर 1 पे है इंटरवल। इंटरवल मींस वक्फा, ठीक है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी की पैदाइश होती है, तो उसमें क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि एज जो है वो 0 एज है उसकी, नो, वो फ्यू मंथ्स का हो सकता है, फ्यू मिनट्स का हो सकता है, फ्यू आवर्स का हो सकता है, लेकिन 0 इज नॉट अ ट्रू वैल्यू इन इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेशो। रेशो को डिस्कस करने से पहले हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एज ग्रुप्स हैं, हमने सपोज डेटा लेना है एडल्ट से, एडल्ट इंडिविजुअल्स, तो हमारे पास कुछ एज ग्रुप्स हैं, सपोज 15 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, यानी इन एजेस के हमने जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है। अब हमारे पास क्या आ गया? कैटेगरीज भी आ गई और ऑर्डर भी आ गया, यानी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि बीच में कोई गैप डाल के 50, 60 या 50 इस तरह से हमने उनसे डेटा ले लिया, नहीं। यानी अब अगर 16 से 20 है, फिर 21 से 25, फिर 26 से 30, 31 से 35 और 36 से 40, यानी एक तरतीब के साथ हम जा रहे हैं। तो क्या है इसमें? कैटेगरीज भी हैं, ऑर्डर भी मौजूद है और इंटरवल्स भी हैं, यानी स्पेसिफिक गैप भी मौजूद है। तो ये है हमारे पास इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। लास्ट में आता है रेशो। रेशो क्या है? इसकी सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें 0 जो है वो ट्रू वैल्यू होती है, 0 एग्जिस्ट करती है, यानी ट्रू वैल्यू है। हमने इंटरवल में पढ़ा था कि 0 इज नॉट अ ट्रू वैल्यू, बट इन रेशो 0 ट्रू वैल्यू कंसिडर होती है। अगर हम बात करें हाइट, वेट, लेंथ की, अगर हम कहते हैं 0 हाइट है, इट मीन्स के हाइट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी थी अपने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की, यानी उसकी वैल्यूज क्या हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की। तो ये क्या है? हाइट, वेट, लेंथ। तो ये रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में भी आती हैं। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह कल एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।